Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study India's e-waste rules. हम सबके घरों में पुराने फोन्स, लैपटॉप्स, टीवीज कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पहाड़ बन रहा है, उससे निपटने के लिए इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या रही है? चलिए इस पूरी पॉलिसी की जर्नी को समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से। इंडिया में हर साल लगभग 17 लाख टन ई वेस्ट जनरेट होता है। सोच के देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस प्रॉब्लम के स्केल को दिखाता है जिसे हम फेस कर रहे हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये नंबर हर साल 5% की रेट से बढ़ रहा है। और इस कचरे का होता क्या है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ही डेंजरस तरीकों से हैंडल किया जाता है। इमेजिन, उसमें से कीमती मेटल्स निकालने के लिए एसिड बाथ्स और ओपन एयर बर्निंग जैसे तरीके यूज होते हैं। ये ना सिर्फ हमारी मिट्टी और हवा में जहर घोलता है, बल्कि इस काम में लगे लोगों की हेल्थ के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। इट्स लिटरली अ टॉक्सिक कॉकटेल। तो इस ग्रोइंग क्राइसिस से डील करने के लिए साल 2016 में एक मेजर लेजिस्लेटिव स्टेप लिया गया। इन नियमों ने एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क सेट किया, जिसने आप कह सकते हैं पूरी गेम ही बदल दी। यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ईपीआर। इसका मतलब सिंपल है, जो कंपनी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस प्रोडक्ट को बेचने तक नहीं है, नहीं, उस प्रोडक्ट की एंड ऑफ लाइफ पर, यानी जब वो खराब हो जाता है, उसके सेफ डिस्पोजल की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था। 2016 के रूल्स में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे को काफी एक्सपैंड कर दिया। अब जिम्मेदारी सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स पर नहीं, बल्कि डीलर्स, रिफर्बिशर्स और प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस यानी पीआरओस पर भी डाली गई। ये पीआरओस प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पर ई वेस्ट कलेक्ट और रिसाइकल करते हैं। यहां तक कि सीएफएल्स और मर्क्यूरी वाले लैंप्स बनाने वालों को भी इसके अंडर लाया गया। सो द प्लान वाज कि प्रोड्यूसर्स कलेक्शन चैनल्स बनाएंगे और कंज्यूमर्स को एनकरेज करने के लिए एक डिपॉजिट रिफंड स्कीम यानी डीआरएस भी इंट्रोड्यूस की गई। मतलब आप प्रोडक्ट खरीदते वक्त एक छोटा सा डिपॉजिट देंगे और जब आप पुराना प्रोडक्ट वापस करेंगे तो वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। इसके साथ ही कंपनीज के लिए कलेक्शन टारगेट्स भी सेट किए गए, जिसकी शुरुआत 30% से हुई। लेकिन 2018 तक आते आते ये रियलाइज हुआ कि जो शुरुआती टारगेट्स थे वो शायद थोड़े ज्यादा ही एम्बिशियस थे। इसलिए इन रूल्स में थोड़े सुधार की जरूरत महसूस हुई, एक तरह का कोर्स करेक्शन यू कुड से। सबसे बड़ा बदलाव कलेक्शन टारगेट्स में हुआ। 2016 का वो एम्बिशियस 30% का टारगेट 2018 में घटाकर 10% कर दिया गया, विद अ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ 10% एवरी ईयर। ये एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच थी ताकि इंडस्ट्रीज नए सिस्टम को आसानी से अडॉप्ट कर सके। 2018 के अमेंडमेंट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, रोस यानी रिडक्शन ऑफ हैजरस सब्सटेंसेस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते वक्त ही उसके सोर्स लेवल पर ही लेड और मर्क्यूरी जैसे हैजरस मटेरियल्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, ताकि प्रोडक्ट्स शुरुआत से ही सेफ हों। अब रोइस को इन्फोर्स करने का तरीका बड़ा स्मार्ट था, अ ट्रस्ट बट वेरीफाई सिस्टम। सरकार अपने खर्चे पर प्रोडक्ट्स की रैंडम टेस्टिंग करती है, लेकिन अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो उस पूरी टेस्टिंग का खर्चा उस प्रोड्यूसर को ही भरना पड़ता है। दिस रियली इंसेंटिवाइजेस कंप्लायंस। और फिर आता है साल 2022, जिसने इन रूल्स में सबसे बड़ा और मॉडर्न बदलाव किया। इसने पूरे सिस्टम को, आप कह सकते हैं, एक डिजिटल ओवरहॉल दे दिया। ये टाइमलाइन पूरी जर्नी को आसानी से समराइज करती है। 2016 में रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिश हुई, 2018 में टारगेट्स को फीजिबल बनाने के लिए रिकैलिब्रेट किया गया और 2022 में एक डिजिटल सिस्टम के जरिए सर्कुलर इकोनॉमी बनाने पर फोकस किया गया। सबसे बड़ा बदलाव, पेपर वर्क को अलविदा। अब हर स्टेक होल्डर, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, रिफर्बिशर हो या रिसाइकलर, उसको सीसीपीबी के एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना कंपलसरी है। इससे पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो गया और अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। 2022 के नियम एम्बिशन को और आगे ले गए। जहां 2016 के रूल्स का फाइनल टारगेट 70% रिसाइकलिंग था, वहीं 2022 के नए रूल्स ने इस टारगेट को बढ़ाकर 80% कर दिया। तो 2022 में क्या क्या नया आया? एक तो मोर अग्रेसिव टारगेट्स जो 80% तक जाएंगे। दूसरा, सोलर पीवी मॉड्यूल्स और पैनल से निकलने वाले वेस्ट को भी इसमें शामिल किया गया।
तीसरा, ईपीआर सर्टिफिकेट्स के लिए एक नया मार्केट बनाया गया। और चौथा, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पर एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन का प्रोविजन किया गया। चलिए अब इस ईपीआर सर्टिफिकेट मार्केट को समझते हैं। जब एक ऑथराइज्ड रिसाइकलर ई वेस्ट को रिसाइकल करता है तो उसे सीसीपीबी पोर्टल पर एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। अब जिन प्रोड्यूसर्स को अपना एनुअल रिसाइकलिंग टारगेट पूरा करना है वो इन सर्टिफिकेट्स को खरीद सकते हैं। इससे एक ऐसा मार्केट बेस्ड सिस्टम बनता है जो एक्चुअल वेरीफाइड रिसाइकलिंग को डायरेक्टली रिवॉर्ड करता है। तो इस पूरी लेजिस्लेटिव जर्नी का द बिग पिक्चर क्या है? व्हाट्स द एंड गोल? ये सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी सोच है। यहां माइंडसेट में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। पुराना सवाल था, हाउ डू वी सेफली डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट? नया गोल है, हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मटेरियल्स फ्रॉम दिस वेस्ट टू क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी? हम कचरे को कचरा नहीं बल्कि एक रिसोर्स की तरह देख रहे हैं। और हां, ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स को इस सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ मॉनिटरिंग का काम सौंपा गया है। वहीं अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को सड़कों और पब्लिक प्लेसेस से ऑर्फन प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। इन अ नटशेल इन सभी नियमों का जो सार है वो इस एक लाइन में है। गोल ये है कि जो डिजिटल इंडिया हम बना रहे हैं वो कल को ई वेस्ट इंडिया के बोझ तले ना दब जाए। तो रूल्स अपनी जगह है, पॉलिसीज बन चुकी हैं, एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार है, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम एज कंज्यूमर्स इस टेक बैक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आखिर में इन रूल्स की सक्सेस हम सब पर ही डिपेंड करती है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.